हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास क्रम विवन व विवन एक्ट पार्ट 4। इससे पहले भारत के संविधान के इतिहास के जो विकास क्रम में जो विवन एक्ट आए थे उसके हम पार्ट 3 कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जो भारत के संवैधानिक विकास क्रम के जो सभी एक्ट थे उनको बेसिक डायग्राम के माध्यम से किया था, और पार्ट 2 में हमने जो भारत के संवैधानिक विकास क्रम को हमने दो भागों में बांटा था, एक कंपनी का शासन और दूसरा ब्रिटिश ताज का शासन। पार्ट 2 में हमने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होकर 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट तक किए थे, और पार्ट 3 में हमने जो ब्रिटिश ताज का शासन स्टार्ट होता है 1858 ईस्वी का अधिनियम, 1861 ईस्वी का अधिनियम और 1909 ईस्वी का अधिनियम किया था। और आज हम पार्ट 4 जो है भारत के संवैधानिक विकास क्रम का, उसमें हम 1919 ईस्वी के अधिनियम से लेकर 1935 ईस्वी के अधिनियम तक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम है 1919 ईस्वी का अधिनियम। इसे 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 1919 ईस्वी के अधिनियम को। मॉन्टेग्यू थे तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे उस समय, और चेम्सफोर्ड भारतीय वायसराय थे। इन दोनों के द्वारा यह 1919 ईस्वी का अधिनियम तैयार किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता है, प्रथम इसकी प्रमुख विशेषता द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, यानी कि पहले एक सदनात्मक विधानमंडल हुआ करता था भारत में। 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। इसमें जो प्रमुख दो सदन थे, एक तो राज्य परिषद जो कि उच्च सदन होता था, और दूसरा है विधानसभा जो कि निम्न सदन होता था। और दूसरी इसकी प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। द्वैध शासन व्यवस्था के जो जनक थे वह लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कहते हैं। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, यानी कि जो 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी वह सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। इसमें मुसलमानों के साथ सांप्रदायिक निर्वाचन सिखों को और यूरोपियों को, ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। चौथी इसकी प्रमुख विशेषता यूपीएससी की स्थापना की गई। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, जो 1919 अधिनियम के तहत गठित एक लीय आयोग था, उसके द्वारा यूपीएससी की स्थापना 1926 में की गई। पांचवी इसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। एक था संरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। और जो सुरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वह संसद के पास था, ब्रिटिश संसद के पास, और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों के पास, यानी जो भारतीय प्रमुख सदस्य होते थे संसद के उनके पास था। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी 1919 ईस्वी का अधिनियम की। और दूसरा है साइमन कमीशन आयोग 1927। साइमन कमीशन आयोग को सर्वश्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, और भारतीयों ने इनका बहिष्कार किया गया। भारतीय लोगों ने इसका बहिष्कार किया गया और ये समाप्त हो गया। तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम यह सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें लगभग 321 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद। और भारत शासन अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वह प्रथम विशेषता प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, यानी प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी। प्रांतों में जो पहले द्वैध शासन व्यवस्था लागू होती थी उसे केंद्र में लागू कर दिया और प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों को संघ सूची,
राज्य संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया। प्रमुख जो शक्तियां थी सूचियों में बांटा गया। तीसरी इसकी प्रमुख आरक्षण व संरक्षण दिया गया अल्पसंख्यक लोगों को। अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते थे उनको जो आरक्षण दिया गया था वह 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। चौथी इसकी प्रमुख विशेषता, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। यानी बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग करके भारत से अलग कर दिया गया म्यांमार को, और उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बना दिए गए। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बना दिए गए। पांचवी इसकी प्रमुख विशेषता, केंद्रीय बैंक की स्थापना यानी कि आरबीआई की स्थापना जो 1935 अधिनियम के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न समिति को बनाया गया, और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे। और छठी इसकी प्रमुख विशेषता, आपातकालीन शक्तियां जो वायसराय को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भी आपातकालीन शक्तियां थी वह वायसराय को दी गई। सातवीं इसकी प्रमुख संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। आठवीं इसकी प्रमुख विशेषता, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। 1909 ईस्वी से प्रारंभ होता है सांप्रदायिक निर्वाचन। पहले मुसलमानों को दिए, मुसलमानों के अलावा सिखों को, यूरोपियों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को दिया जाता है। और 1935 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार किया जाता है। इनके अलावा यह हरिजन वर्ग जो कि दलित वर्ग होता है उनको हरिजन वर्ग के लोगों को दिया गया। नौवीं इसकी प्रमुख विशेषता, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था रद्द कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। यह थे भारत के संवैधानिक विकास क्रम के जो विभिन्न एक्ट हैं ये हमने कर लिए हैं। और इसी एक्ट के तहत जो आगे है कैबिनेट मिशन योजना 1940। कैबिनेट मिशन योजना 1940 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है और भारतीय संविधान सभा ही आगे चलकर भारतीय संविधान का निर्माण करती है। और सातवां जो चौथा प्रमुख अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है और ये भारतीय संविधान। और जो कैबिनेट मिशन योजना होती है उसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन होता है और जो भारतीय संविधान का निर्माण करती है। आगे हम आने वाले वीडियो में भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।